वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंगोफीलिया। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए भी और समझने के लिए भी कि आखिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता क्या है और क्यों हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराते हैं, और जब भी ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराते हैं तो इसके साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के, और एंड में मैं जितने भी क्वेश्चंस करूँगी आशा करती हूँ कि आप सब कमेंट बॉक्स में उसके आंसर ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं जब भी पेशेंट का ब्लड कंपोनेंट जैसे कि ब्लड सेल्स या फिर प्लाज्मा में कोई भी कमी आती है तो हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराते हैं। इस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को कराने का पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में पेशेंट का हम ब्लड टेस्ट करते हैं और उसके ब्लड ग्रुप के बारे में पता करते हैं। अगर पेशेंट के ब्लड ग्रुप से डोनर का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है या फिर मैच नहीं होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में पूरा का पूरा ब्लड मतलब कि होल ब्लड चढ़ाया जाता था, लेकिन एट प्रेजेंट न्यूली प्रैक्टिस में हम ब्लड सेल्स को अलग अलग तरीके से चढ़ाते हैं। मतलब PRBCs अलग चढ़ाते हैं, प्लेटलेट अलग यूज़ करते हैं, प्लाज्मा हम अलग तरीके से चढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं PRBC का, मतलब कि पैक्ड रेड ब्लड सेल। ये हम किस तरीके से पेशेंट को चढ़ाते हैं और इसको यूज़ करने के टाइम पे हम क्या क्या प्रोसीजर्स अपनाते हैं और साथ में हमें किस किस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले PRBC के बारे में। PRBC पैक्ड रेड ब्लड सेल आपका ये हम यूज़ करते हैं जब भी किसी के पेशेंट का HB 7 ग्राम या फिर 8 ग्राम पर DL से कम होता है। ये एनेमिक कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को PRBCs की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हम PRBCs देखते हैं या फिर जब भी हमारा जो ब्लड बैग होता है, हम यही सोचते हैं वो कितने ml का होगा। तो जो आपका ब्लड बैग होता है वो 250 to 300 ml के बीच में आता है, और 300 ml का जो बैग होता है उसमें लगभग 180 ml RBCs जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब जब भी सपोज़ दैट कि आपके पास कोई पेशेंट आया और वो एनेमिक कंडीशन का है, अब हमें क्या करना है, उसको PRBC ट्रांसफ्यूज़ करना है। तो हमें कितनी देर में वो ट्रांसफ्यूज़ कर देना है और हमें पेशेंट को क्या क्या चेक करना है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले, तो चलिए जानते हैं। जब भी हमें किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना होता है तो सबसे पहले हम पेशेंट का कंसर्न लेते हैं। मतलब कि आपका जो कंसर्न है वो डॉक्टर लेते हैं और जो नर्स होती हैं वो उस कंसर्न को चेक करती हैं कि उसमें साइन है या नहीं है। आफ्टर दैट हम पेशेंट के वाइटल साइंस लेते हैं, मतलब BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। अगर हमारे वाइटल साइन नॉर्मल होते हैं तभी आगे हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं। अगर हमारे वाइटल साइन में खासकर टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है, मतलब किसी भी पेशेंट को हाइपरथर्मिया है या हाइपरपायरेक्सिया है, तो उस टाइम पे हम पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हमें नहीं पता चल पाएगी। इसके बाद हम पेशेंट का ब्लड बैग लेते हैं। पेशेंट का ब्लड जो है वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर तक जब भी ब्लड बैंक से निकला हो तो उसमें चढ़ जाना चाहिए, अदरवाइज़ ब्लड में हेमोलिसिस की कंडीशन हो सकती है जिससे पेशेंट को प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि ब्लड जल्दी से जल्दी ट्रांसफ्यूज़ हो जाए। जैसे ही हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा याद रखते हैं कि सबसे पहले हमें NS से ही फ्लश करना चाहिए। NS मतलब आपका नॉर्मल सलाइन। हमें कभी भी पेशेंट के ब्लड बैग में
किसी भी तरीके के ड्रग्स को इंसर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज़ पेशेंट का ब्लड चढ़ रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है और उसी समय अगर किसी और दवाई का टाइम है तो आप क्या करेंगे, एक नई एंटीबॉडी आप क्या करेंगे, कोई भी आपकी एंटीबायोटिक को आप पेशेंट के ब्लड बैग के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसको करने से ब्लड जो है वो क्लॉट हो सकता है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें एक नई पेरिफेरल लाइन को बनाना है, मतलब कि हमें एक नया कैनुला पेशेंट को इंसर्ट करना है। अगर सेंटर लाइन डली हुई है पेशेंट को तो हमें नई लाइन पर पेशेंट के ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को और एंटीबायोटिक को अलग अलग करके देना है। कभी भी पेशेंट के ब्लड बैग में एंटीबायोटिक या किसी भी तरीके के अदर मेडिसिन को एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। अब बात है कि पेशेंट का जो ब्लड बैग है वो कितने दिन तक हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कोई पेशेंट गया, उसने मतलब जब वो ब्लड ले रहा है तो उसकी क्या एक्सपायरी हमें देखनी है, कितने दिन तक वो ब्लड बैग जो है वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। तो हमें हमेशा 35 डेज़ या फिर 42, मतलब एक ब्लड बैग का जो ड्यूरेशन होता है वो है आपका 35 डेज़ से लेकर के 42 डेज़ तक। इससे पहले हमें ब्लड बैग जो है वो यूज़ कर लेना चाहिए या इससे पहले का ही ब्लड बैग हमें लेना चाहिए। अगर हम ओल्ड तो हमें पेशेंट को पहले से ही, अगर ब्लड बैग इससे पुराना होता है तो पेशेंट को कई सारी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, साथ में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का एडवांटेज भी नहीं मिलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का एडवांटेज जैसे कि पेशेंट को हाइपर कैलेमिया की प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही साथ जिस चीज़ के लिए हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया था, मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, वो भी प्रॉपर तरीके से आपका नहीं बढ़ेगा। अच्छा, एक बैग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में, मतलब 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में आपका लगभग 1 ग्राम HB जो है वो बढ़ता है और लगभग 3%, 2 to 3% आपका हेमोक्रिट जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। ओके, तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमें 2 to 4 आवर के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को कंप्लीट कर देना चाहिए। तो क्यों ये ट्रांसफ्यूज़न हमें 2 to 4 आवर के अंदर ही कंप्लीट करना चाहिए? तो इसका आंसर है कि अगर हम 2 घंटे से पहले ट्रांसफ्यूज़ करेंगे ब्लड को तो हो सकता है पेशेंट को एरिथमिया या फिर पेशेंट को शिवरिंग या बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें हमेशा पेशेंट को स्लो ब्लड ही ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए। पर सपोज़ कीजिए पेशेंट RTA का है, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आया है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, हाइपोवोलेमिया में चला गया है, अब बोला जा रहा है कि पेशेंट को जल्द से जल्द ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हमारे पास एक ब्लड वार्मर होता है जो कि यूज़ किया जाता है, जिससे पेशेंट को टेम्परेचर में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। आफ्टर दैट पेशेंट के ब्लड वार्मर यूज़ करने के बाद हम 15 मिनट तक पेशेंट के को मतलब देखते हैं, असेस करते हैं प्रॉपर तरीके से, उसके वाइटल्स चेक करते हैं, पेशेंट से हम पूछते हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई एलर्जिक रिएक्शन, कहीं पर खुजली या फिर किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट या इचिंग, ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो उस कंडीशन में हम फिर ब्लड को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें हमेशा ब्लड को 2 to 4 आवर्स के अंदर में ही यूज़ करना चाहिए। 4 आवर्स के बाद हम इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि आफ्टर दैट जो ब्लड है वो हेमोलाइसिस होने लगता है, क्लॉट होने लगता है, जिससे पेशेंट को प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता है और सेप्सिस होने की कंडीशंस भी बढ़ जाती हैं। एक चीज़ और है, पेशेंट के ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने के बाद हम उन्हें लेसिक्स और साथ ही साथ कैल्शियम ग्लूकोनेट भी प्रोवाइड करते हैं। हम उन्हें कैल्शियम ग्लूकोनेट इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में चला जाता है, जिसको ट्रीट करने के लिए हम कैल्शियम का यूज़ करते हैं। इसी वजह से जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होना होता है उससे पहले जितने भी हेमाटोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं, जैसे कैल्शियम सीरम लेवल हो गया, पोटेशियम सीरम लेवल हो गया, इसको हमें प्रॉपरली देख लेना चाहिए।
अब पीआरबीसी में मैंने आपको क्या क्या बताया है, तो पीआरबीसी में नॉर्मल मैंने आपको बताया है कि इसका जो ब्लड बैग होता है वो 250 ml से लेकर 300 ml तक होता है। इसमें जो आपका ट्रांसफ्यूज़न होता है वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमें कर देना चाहिए। पीआरबीसी का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 35 से लेकर के 42 डेज़ का होता है और इसमें हमें 2 to 4 आवर्स के अंदर अंदर ट्रांसफ्यूज़न हो जाना चाहिए। साथ ही साथ 1 यूनिट पीआरबीसी में ऑलमोस्ट 250 to 300 ml ब्लड आता है, जिसमें 180 ml आपका आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया पीआरबीसीज में कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने से आपका 1 ग्राम एचपी जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। हम बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में। तो प्लेटलेट आपका ब्लड सेल का ही कंपोनेंट है। ये हम सेपरेटली भी दे सकते हैं पेशेंट को जब भी प्लेटलेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या प्लेटलेट में किसी तरीके का डिसफंक्शन, जैसे कि डेंगू की कंडीशन में पेशेंट की प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो प्लेटलेट का जो बैग होता है, एक बैग आपका 100 ml का आता है ऑलमोस्ट, और इस प्लेटलेट को चढ़ाने के लिए टाइम होता है 30 to 60 मिनट्स में हमें प्लेटलेट पूरी की पूरी चढ़ा देनी चाहिए। प्लेटलेट में नॉर्मली क्रॉस मैचिंग्स नहीं कराई जाती है, बट फिर भी एट प्रेजेंट टाइम पे क्रॉस मैचिंग हो रही है फॉर द पेशेंट सेफ साइड। क्रॉस मैचिंग इसलिए नहीं होती थी क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसमें रिएक्शंस के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। अगर हम प्लेटलेट का एक बैग चढ़ाते हैं या एक बैग ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट 5000 to 8000 प्लेटलेट इंक्रीज़ होती है। अब हम बात करते हैं एफएफपी के बारे में, दैट इज़ फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। ये फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा हम यूज़ करते हैं जब पेशेंट को हाइपोवॉलेमिया होता है या फिर पेशेंट के क्लॉटिंग फैक्टर में कोई इशू होता है और हमें ये बढ़ाना होता है, तब हम एफएफपी प्रोवाइड करते हैं। ये एफएफपी हमें जैसे ही ब्लड बैंक से रिलीज़ होता है, मतलब आफ्टर थॉइंग प्रोसेस। थॉइंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो आपका प्लेटलेट होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस से रूम टेम्परेचर में लाया जाता है। तो जैसे ही थॉइंग प्रोसेस होता है तो उसके विदिन 2 आवर्स के अंदर अंदर हमें एफएफपी जो है वो ट्रांसफ्यूज़ कर देना चाहिए। साथ ही साथ इसको चढ़ाने का टाइम भी आपका 30 to 50 मिनट्स के अराउंड रहता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट एक बार आपको रिव्यू करा देती हूँ कि पेशेंट का कंसर्न चेक करना चाहिए, वाइटल्स चेक करने चाहिए, एंड पेशेंट का जो ब्लड है वो रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट का जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा हाईली कोल्ड है तो हम किसी अटेंडर को दे दें, वो अपने एक्जिला पे या आर्मपिट पे रख करके ब्लड को वार्म कर रहे हैं। ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस हमें नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा ब्लड वार्मर का यूज़ करना चाहिए अगर हमें जल्दी ब्लड चढ़ाना है, अदरवाइज़ हम 2 to 4 आवर्स के अंदर ब्लड को चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हमें 15 मिनट्स की ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के 15 मिनट बाद वाइटल्स चेक करने चाहिए, एंड आफ्टर 30 to 1 आवर्स के अंदर अंदर हमें कंटिन्यू वाइटल्स जो है वो चेक करते रहना चाहिए, डिस्रिदीमिया और बाकी सारे जितने भी कॉजेज़ हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है एलर्जिक, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से एलर्जी होना, जिसमें पेशेंट को शिवरिंग होती है या फिर पेशेंट के बहुत सारे रैशेस आ जाते हैं या पेशेंट वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है। सिर्फ इसी कंडीशन पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को रोका जाता है, अदरवाइज़ हम कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को रोकते नहीं हैं। अगर पेशेंट के साथ ऐसा कुछ होता है, उसको किसी भी तरीके की एलर्जी होती है, तुरंत हमें ब्लड को स्टॉप कर देना चाहिए, एनएस प्रोवाइड करना चाहिए और हेल्थ प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि पेशेंट को ये वाइटल्स में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपोकैल्सीमिया। पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। ये हाइपोकैल्सीमिया इसलिए होता है क्योंकि ब्लड बैग में हमारा सिट्रेट प्रेजेंट होता है। जैसे ये हमारी बॉडी में जाता है, जो हमारा कैल्शियम है इस सिट्रेट के साथ बाइंड करके कैल्शियम सिट्रेट बना लेता है, जिसकी वजह से कैल्शियम प्रॉब्लम करता है। इसी की वजह से हम आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट के इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं।
कई बार पेशेंट का वॉल्यूम प्रॉब्लम कर सकता है, जिससे कार्डियक डिसरिदमिया हो सकता है। इस वजह से हम पेशेंट को लैक्सिक्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट को कोई भी अदर इश्यूज़ ना हो। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए और हमेशा सेफली ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पे हम कौन सा कैनुला यूज़ करते हैं और वो किस नंबर का कैनुला होता है और किस कलर का कैनुला होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स तक और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।